नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, जो पत्र लेखन का वीडियो है वो कंटिन्यू हम करते हैं इसको। इसमें जो पहला वीडियो है ये विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न, जिसमें कि हमने पीसीएस की मुख्य परीक्षा में आए जितने प्रश्न हैं 10 साल के वो लिए थे, और जो आर ओ की परीक्षा में 2017 से लेकर 2010 तक के सारे पेपर लिए थे, जिनका डिस्कशन हमने जिस वीडियो में किया उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरू करते हैं कि पत्र लेखन के बारे में सारी डिटेल की, उनको कैसे पत्र को लिखा जाएगा, उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। आज हमने ये पत्र लेखन के अगर स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो हम देखते हैं वो पत्र के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं वो सारा समझ लेते हैं। देखिए, बेसिक लोअर लेवल पे चलेंगे और फिर अपर लेवल पे जाएंगे तो वो बेहतर होगा। ऐसे डायरेक्ट हम शासकीय पत्र पे आ गए और फिर वहाँ पे हम नाम ले रहे हैं, संबोधन क्या होता है और सारी चीज़ें क्या होती हैं जिसका हमें मतलब ही नहीं पता होता है, तो बड़ा मतलब कन्फ्यूजन होता है। तो शुरू से चलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेहतर करेंगे उसमें। तो सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पत्र के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। तो वहाँ पे पहले पत्र संख्या होती है, प्रेषक होता है, प्रेषिती होता है, स्थान और दिनांक होता है, विषय होता है, संबोधन होता है, मुख्य विषय होता है और समापन होता है। और उसके बाद क्या क्या होता है, संलग्नक होता है और प्रतिलिपि होती है। तो ये 10 पार्ट होते हैं किसी भी पत्र के, ठीक है, जिनका किसी पत्र में हम प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं शासकीय पत्रों में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ क्या क्या हैं और उनके अर्थ क्या क्या हैं, क्योंकि हम जब प्रयोग करेंगे तो शब्दावलियों का ही प्रयोग करेंगे। प्रेषण, पत्रांक, यही सब लिखा जाएगा। भेजा जाना और पत्र भेजने वाला, पत्र पाने वाला, ये सब तो लिखा नहीं जाता है पत्रों में, क्योंकि जो पत्र होते हैं उनका एक निश्चित फॉर्मेट होता है, तो जो शब्द उसके लिए बने हैं वही शब्द हम वहाँ पे राइट करेंगे। तो चलिए हम सबको एक बार समझ लेते हैं कि मैक्सिमम जो वर्ड हैं जिनका यूज हम लेटर में करते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रेषक और प्रेषिती, इसका मतलब होता है पत्र भेजने वाला या पाने वाला। प्रेषण, प्रेषण का मतलब होता है भेजा जाना। पत्रांक का मतलब क्या होता है, पत्र में अंकित उसकी संख्या, उसको हम पत्रांक कहते हैं। स्थान और दिनांक का मतलब होता है पत्र जारी करने का स्थान और दिनांक। महोदय, प्री, इसका मतलब होता है श्री महोदय, एक संबोधन है ये। निदेश, निदेश का मतलब होता है आज्ञा और आदेश, और निर्देश का मतलब होता है संकेत और कथन। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि निदेश और निर्देश में क्या डिफरेंस होता है। तो निदेश का मतलब होता है आज्ञा और आदेश, और निर्देश का मतलब होता है संकेत और कथन। ये क्या है, एक अधिकारीगण के लिए संबोधन है, ठीक है। और इसके बाद फिर प्रारूप, प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट या आलेख, सॉरी आरेख। प्रयोजन, इसका मतलब उद्देश्य होता है। अभिलेख का मतलब होता है आधिकारिक लेख, और सूचनार्थ का मतलब होता है सूचित करने के आशय से। कार्यवाही का मतलब कार्य विषयक प्रक्रिया। और प्रश्नगत प्रकरण, इसका मतलब होता है विचार हेतु समक्ष लाया गया विषय या वाद। तिथिवार, संख्यावार, दिनांक संख्याओं के क्रम में। और संलग्नक, जिसे साथ लगाकर भेजा जाए। प्रतिलिपि का मतलब होता है छाया प्रति या जीरोक्स। यथोक्त या यथा अनुसार, इसका मतलब होता है जैसा ऊपर कहा गया है के अनुसार। अपरिहार्य, इसका मतलब होता है जो हर दृष्टि से आवश्यक हो। और तत्क्रम या तदानुसार, इसका मतलब होता है उसी क्रम में, उसी के अनुसार। और कार्य योजना का मतलब होता है काम का स्वरूप। अग्रिम आदेश का मतलब होता है आगे दी जाने वाली आज्ञा। तत्काल प्रभाव का मतलब होता है तुरंत, अपने स्तर से। शीघ्रातिशीघ्र, यथाशीघ्र, इसका मतलब होता है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। समयांतर्गत, इसका मतलब होता है समय सीमा के भीतर। और समीचीन, समीचीन का मतलब होता है जो वर्तमान में प्रासंगिक और अनुकूल हो। विचारार्थ, इसका मतलब विचार करने के आशय से है। ध्यानाकर्षण का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना। आहूत, इसका मतलब होता है जिसे बुलाया गया हो। और गोपनीय, यानी गुप्त रखे जाने योग्य। इसके बाद है फिर क्रियान्वयन, इसका मतलब होता है कार्य रूप में लाया जाना। नीतिगत, इसका मतलब होता है जो सरकारी नीति के अनुरूप हो। शासकीय या अशासकीय, शासन से जुड़ी हुई या प्रशासन से जुड़ी हुई। और ये सॉरी, प्रशासकीय का मतलब होता है प्रशासन से जुड़ी हुई, शासकीय अशासकीय मतलब होता है शासन से जुड़ी हुई या नहीं जुड़ी हुई। और परिपत्र का मतलब होता है एक साथ कई जगह भेजा जाने वाला पत्र, उसको हम परिपत्र कहते हैं। अनुस्मारक का मतलब होता है किसी की याद में प्रेषित या निर्मित, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में। ज्ञाप, जानने के लिए दिया गया आलेख। टिप्पणी का मतलब होता है कार्यालयी विधा में लिखा गया एक नोट। टिप्पण का मतलब होता है टिप्पणी लिखने की विधि को क्या कहा जाता है, टिप्पणी कहा जाता है। गजट, शासन द्वारा जारी अधिपत्र। नियत, जिसे तय किया गया हो। आयोजन, इसका मतलब होता है जिसे योजनाबद्ध किया जाए।
अनुग्रहीत इसका मतलब होता है उपकृत होने की स्थिति में। और पुनर्विचार का मतलब होता है दोबारा विचार किया जाना। अनुभाग का मतलब किसी विभाग का एक हिस्सा। नियमावली का मतलब होता है नियमों का संग्रह। प्रोन्नतिकरण का मतलब होता है प्रमोशन का कार्य। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना। अपेक्षित निर्णय का मतलब जिस निर्णय की अपेक्षा हो। प्रस्तावित का मतलब जिसका प्रस्ताव किया गया हो। अग्रेतर कार्रवाई का मतलब होता है आगे की कार्रवाई। और कृत कार्रवाई का मतलब होता है की गई कार्रवाई। ठीक है। देखिए मैक्सिमम जितने शब्द हो सकते हैं वो सारे ले लिए गए हैं, छूटने की संभावना बहुत कम है। पत्रावली का मतलब होता है पत्र की फाइल। वांछित विवरण का मतलब जिस विवरण की इच्छा हो। सापेक्षिक का मतलब किसी के अनुरूप। आय व्यय विवरण आमदनी और खर्च का हिसाब। मदों का आवंटन का मतलब राशि का दिया जाना। दैनिक दैनिक वेतनभोगी जो दिहाड़ी वेतन प्राप्त करता हो। पूर्वानुमति पहले से प्राप्त कर ली गई आज्ञा। और शासनादेश का मतलब होता है शासन द्वारा दिया गया आदेश। सूचना पटल अधिकृत सूचना दर्ज करने का स्थान। कार्य दिवस का मतलब कार्यालय खुलने का दिन। अनुल्लंघनीय का मतलब जिसका उल्लंघन न किया जा सके। अनुशासनात्मक अनुशासन के नियमों से जुड़ा हुआ। सेवा शर्तें पद की सेवाओं से जुड़ी शर्तें। दंडात्मक का मतलब होता है दंड दिए जाने योग्य। प्रत्युत्तर किसी पत्र के सापेक्षिक दिया गया उत्तर, इसको हम कहते हैं प्रति उत्तर। ठीक है। और कर्मिक का मतलब होता है कर्मचारी। तो ये इतने अधिकतम शब्द ले लिए गए, इससे ज़्यादा आपको शब्द पत्र लेखन में नहीं मिलेंगे फिलहाल। ठीक है। तो इनको आप सही से एक बार दो बार रिमाइंडर कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि पत्र में जो चीज़ें लिखी रहेंगी तो आपको उसका हिंदी का मतलब जो होगा या वो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन या आप ये कह सकते हैं कि पत्र लेखन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए। अब हम शुरू करते हैं शासकीय पत्र के बारे में कि शासकीय पत्र क्या होता है और उसकी सारी डिटेल क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं शासकीय पत्र। देखिए शासकीय पत्र क्या होता है, आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। तो यानी ये एक पद से दूसरे पद पर शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। किस चीज़ का पद, वो शासकीय पत्र होता है। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला है इसका उद्गम सदैव किसी शासकीय पद से होता है। दूसरा, यह सदैव पद से पद की ओर प्रेषित किया जाता है। इसका संचालन द्विआयामी अर्थात कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है। इसकी विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि निहित होते हैं जिनको प्रेषित किया जाना शासकीय दृष्टि से आवश्यक होता है। और उसके बाद फिर भाषा सदैव सटीक, सारगर्भित, रूढ़ व औपचारिक होती है जिसमें किसी व्यक्तिगत भाव के लिए स्थान नहीं होता है। इसकी शब्दावली भी विशिष्ट प्रकार की होती है जिसमें शासकीय प्रयोजन निहित होता है। और पांचवा इसका पॉइंट है पत्र का प्रारूप सदैव नियत व औपचारिक होता है जिसे सरकार के अधिकृत मुद्रालय द्वारा सभी विभागों को यथासमय उपलब्ध करा दिया जाता है। देखिए ये सब डेफिनेशन है, इनको आपको समझना पड़ेगा सही से। याद अगर नहीं रखेंगे तो फिर आप पत्र लिखने में गलतियां होंगी। प्रारूप नियत होने से सरकार के सभी अंगों के कार्य व्यवहार में एक रूपता और विशिष्टता बनी रहती है। पत्र का संबोधन सदैव पद के सापेक्षिक नियत और वह औपचारिक होता है। संबोधन की शब्दावली सामान्यतः महोदय लिखा जाता है। ठीक है। इस पत्र का समापन किसी साथ खास शब्दावली का व्यवहार कदापि नहीं किया जाता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है, सरकारी गजट में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है। पद के दायित्वों का निर्वहन करने की दृष्टि से यह पत्र विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। यह अभिलेखीय महत्व के रूप में संरक्षणीय भी होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शासकीय पद के बारे में थी। डेफिनेशन हमने आपको बताई और उसकी लिमिटेशन बताई कि क्या किया जाना और क्या नहीं किया जाना है। अब हम इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि इसका महत्व क्या क्या है। ठीक है। शासकीय पत्र द्वारा ही शासन के विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों के मध्य सुचारू संप्रेषण व आपसी तालमेल बना रहता है जिससे प्रकरणों को निस्तारित करने तथा महत्वपूर्ण निर्णयों को समयांतर्गत संपादित करने में सुविधा प्राप्त होती है। इससे अधिकारी अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन यथोचित
ढंग से कर पाते हैं और तथा अपने सम्मुख आए विषयों को यथा समय निष्कर्ष तक ले जाते हैं। अभिलेखीय महत्व का होने के कारण अतीत के निर्णयों की समीक्षा, उसका पुनरावलोकन, वर्तमान निर्णयों के आधार मंच तथा भावी निर्णयों के पथ प्रदर्शक होने की दृष्टि से भी इन पत्रों का विशेष महत्व होता है। इसलिए किसी वाद अथवा त्रुटि के संदर्भ में इसके माध्यम से अधिकारियों की जवाबदेही तय करके उन पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। वास्तव में शासकीय पत्र ही पद से पद के बीच सहभागिता तथा सहचार्यपूर्ण कार्यशैली के स्थापित करने की रीढ़ होता है। उक्त क्रम में ही शासकीय पत्र की महत्ता को समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो डिफिनीशन और लिमिटेशन हमने आपको बताई, अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछा जाता है कि शासकीय पत्र का महत्व बताइए और सारी चीज़ें, तो आप यहाँ से उनको आसानी से कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसके प्रारूप की बात करते हैं कि इसका प्रारूप लिखा क्या जाता है और क्या नहीं लिखा जाता है। ठीक है, देखिए शासकीय पत्र का प्रारूप बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसका प्रारूप नियत तथा औपचारिक होने के कारण सावधानी अपेक्षित होती है। दूसरा, इसमें पत्रांक दाएं पार्श्व पर सबसे ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो जो पत्रांक संख्या होगी वो दाएं तरफ होगी, यानी इधर होगी। और अभी आप देखिएगा, आप मतलब इस जैसे ही ये सारा खत्म होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, दिमाग में एक मोटा मोटा एक मैप बन जाएगा कि हाँ, ऐसे ही शासकीय पत्र लिखा जाता है। प्रेषक का नाम, पद नाम तथा शासकीय पते का उल्लेख बाएं पार्श्व पर हाशिए छोड़ते हुए किया जाता है। ध्यातव्य है कि नाम में श्री के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि सूचक शब्द नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर वॉक्टर ये सब नहीं लिखते, आप सिर्फ केवल श्री का यूज करेंगे। प्रेषक के कॉलम के नीचे प्रेषित के पदनाम तथा शासकीय पदे का उल्लेख किया जाता है। इसमें उसके नाम का उल्लेख नहीं रहता है। ठीक है, इसमें बाएं पार्श्व पर शुरू से अंत तक हाशिया छोड़ा जाता है, जिसका उपयोग अनुभाग संख्या लिखने में किया जाता है। और इसके बाद अनुभाग संख्या के ठीक सम्मुख दाएं पार्श्व पर स्थान तथा दिनांक का उल्लेख किया जाता है। और इसके पश्चात संक्षिप्त रूप से विषय का उल्लेख किया जाता है। इसमें संबोधन के रूप में महोदय की औपचारिक शब्दावली का ही प्रयोग औपचारिक शब्दावली का ही व्यवहार किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अभिवादन सूचक शब्द को नहीं लिखा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको ध्यान रखिएगा। जब भी आप पत्र लिखेंगे तो इसमें आपके नंबर कटने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। मुख्य विषय की प्रथम पंक्ति में एक विशिष्ट शब्द निदेश शामिल करते हुए पत्र प्रारंभ किया जाता है। यहाँ ध्यातव्य है कि यदि किसी कनिष्ठ पद से वरिष्ठ पद की ओर पत्र लिखा जाता है तो प्रथम पंक्ति इस प्रकार हो सकती है: उपयुक्त विषय के संदर्भ में प्राप्त निर्देश द्वारा आपसे निवेदन है कि, उसके बाद फिर डैश, और फिर क्योंकि पद छोटा या बड़ा, यह यथानुसार राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के स्तर से ही अपने पदीय दायित्व का निर्वहन करता है, अतः यहाँ निदेश शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं माना जाएगा। इसके बाद फिर प्रथम प्रस्तर में प्रस्तर संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है, जबकि शेष प्रस्तरों में प्रस्तर संख्या क्रमशः बाएं पार्श्व पर ही उल्लेखित कर दी जाती है। और इसके बाद इसकी भाषा औपचारिक व तटस्थ भाव से होने के कारण सटीक व नपी तुली होती है, जिसमें किसी आत्मीयता सूचक शब्द का उपयोग नहीं होता, अर्थात कष्ट करें या अनुग्रहित होऊंगा इत्यादि का उल्लेख नहीं होता है। पत्र के अंतिम प्रस्तर में इस प्रकार की पंक्तियों का उल्लेखित होता है: तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करा, कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराएं। तो ऐसी पंक्तियां लास्ट में लिखी जाती हैं। और इसके बाद मुख्य विषय समाप्त होने के पश्चात दाएं पार्श्व पर प्रेषक औपचारिक शब्द भवदीय लिखकर अपना हस्ताक्षर तथा लघु कोष्टक में संक्षिप्त नाम और पदनाम का उल्लेख करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा। पदनाम लिखने के पश्चात पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। यहाँ ध्यातव्य है कि यदि ऊपर प्रेषक ने श्री अथवा कॉर्डर का उल्लेख किया हो तो भी यहाँ पर उसका उल्लेख कदापि नहीं किया जाएगा, बस अति संक्षिप्त रूप से नामोल्लेख किया जाएगा। इसके बाद यदि पत्र के साथ कोई संलग्नक हो तो भवदी के सम्मुख बाएं पार्श्व पर उसका उल्लेख यथोचित ढंग से किया जाना चाहिए। और यदि उक्त संदर्भ में प्रतिलिपि भेजा जाना आवश्यक हो तो उसका उल्लेख करते हुए प्राप्तकर्ता अधिकारियों और उसके कार्यालय का विवरण दिया जाता है। इसके नीचे दाएं पार्श्व पर आज्ञा से लिखते हुए प्रतिलिपि भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारी का विवरण अंकित किया जाता है। और इसके बाद शासकीय पत्र आलेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अभ्यास से परिपत्र अथवा अनुस्मारक तैयार करने में सुविधा रहती है। तो ये आपका पूरा शासकीय पत्र के बारे में डिटेल था। जितना अधिकतम हो सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं।
और मैंने उनको आपको बता भी दिया है सारी चीज़ों को। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे, इनको नोट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शासकीय पत्र लिखते समय हमें किन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके हम शासकीय पत्र को अच्छी तरीके से व्यवहारिक रूप से लिखा जा सकता है और गलतियां ना करें। ठीक है, देखिए पत्र लिखते समय जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वो यहाँ पे हमने लगभग 15 पॉइंट में कंसिडर करने की कोशिश की है, जिनका कि आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो एक मिनट, तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, कि इसका प्रारूप तो हमने आपको बता दिया, लैंग्वेज में बताया कि प्रारूप कैसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक प्रारूप लिखने की बात हो, तो वैसे जो भी चीज़ें यहाँ लैंग्वेज में लिखी हैं 15-16 पॉइंट में लिखा गया है, ये सारी चीज़ें अगर आप इनकी समरी रख लेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, पत्रांक संख्या कहाँ लिखी जाएगी, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखा जाएगा प्रेषक, तो प्रेषक में यहाँ नाम पदनाम हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ लिखा जाएगा सेवा में, और फिर यहाँ पे पद और पता हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे फिर आएगा अनुभाग, अनुभाग के नीचे फिर क्या आएगा, वो आएगा विषय, और विषय के बाद फिर से यहाँ पे लिखा जाएगा दिनांक और स्थान। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये इतना एक माइंड में आप ओवरव्यू रखिएगा। इसके बाद फिर अगर हम देखें, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा विषय। ठीक है, तो ये विषय पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा, केवल महोदय लिखा जाएगा और कोई चीज़ वैसी नहीं लिखी जाएगी। उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको लिखना है उसमें लिख दीजिए। और फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा संलग्नक, जितने संलग्नक हैं आप उनको अटैच कर दीजिए। और फिर यहाँ पे लिखा जाएगा भवदीय हस्ताक्षर, और क्या होगा, नाम और पदनाम ये क्या होंगे, नाम जो होगा वो ब्रैकेट में होगा और पदनाम जो होगा वो ब्रैकेट में नहीं होगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिस्टेक होती हैं, तो इनसे फिर क्वेश्चन को गलत होने की संभावना रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप ऊपर पढ़ेंगे जो 15 पॉइंट हैं वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ इसमें। तो इसके बाद फिर संलग्नक के नीचे जो आएगा वो प्रतिलिपि किसको किसको भेजी जा रही है, तो प्रतिलिपि यहाँ पे हो जाएगी सबको। और फिर इसके नीचे आएगा नाम, आज्ञा से, आज्ञा से में हस्ताक्षर होगा। और फिर नाम जो होगा वो हमेशा ब्रैकेट में होगा शासकीय पत्र में, और पद नाम जो होगा वो ब्रैकेट में नहीं होगा। तो ये इसका ओवरऑल फॉर्मेट होता है शासकीय पत्र का। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने खैर लिया नहीं है, लेकिन हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, आप इसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शासकीय पत्र का एक एग्जाम्पल भी लेके आएंगे, कि शासकीय पत्र या जो यूपीपीसीएस या आरओ में पूछे गए हैं उसके ही बिल्कुल सेम सोल्यूशन लेके आएंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं शासकीय पत्र के बाद। अब फिर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा या नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो अर्ध शासकीय पत्र पे होगा, पूरा डिटेल। जैसे हमने शासकीय पत्र के बारे में सारी चीज़ें देखी हैं, वैसे ही अर्ध शासकीय पत्र के बारे में भी देखेंगे। और इसमें आपको खैर पूरी डिटेल मिलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका महत्व आपको मिलेगा, और शासकीय और अर्धशासकीय पत्र का उदाहरण आपको मिलेगा, उनमें समानता क्या होती है ये भी देखने को मिलेगा, उसका प्रारूप भी यहाँ खैर हमने लिया है, और इसके बाद फिर इसका एक उदाहरण मिलेगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेशन में हम करते हैं। फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।